अपने नए जन्म के बाद तुमने सबसे पहले कमरे में बेड के तक को खोखला किया और ग्राउंड हॉग की तरह खोदते हुए 3 मीटर गहरा बिल बना लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में तुम बहुत दिखावटी थे। एक डेमन कल्टीवेटर जो रात में चुपके से अंदर आता था। उसने तुम्हें इंसान के अंडे में बदल दिया था और आखिर में तुम्हारे शरीर का कोई निशान नहीं छोड़ा। अब जब तुम्हारा नया जन्म हुआ है तो तुम खुद को तमाशा बनाने के बजाय बेकार होने का नाटक करना ज़्यादा पसंद करोगे। इसलिए तुमने न सिर्फ बिल को जानलेवा जहर से भर दिया, बल्कि अंदर ट्रिगर स्टोन और स्पाइक भी गाड़ दिए। अगर कोई बेवकूफ डेमन कल्टीवेटर कमरे में आधा कदम भी रखता तो तुम उसे तुरंत मार देते। खदान की गहराई से चिंगारियां निकल रही थीं। हवा में बारूद और मिट्टी की तीखी गंध फैली हुई थी। ये चेंझों ने सोने और लोहे के एस्क वाले कुत्ते को कसकर पकड़ लिया। हिसाब लगाते हुए उसके हाथ बेकाबू दर्द कर रहे थे। उसने दांत पीसे, हाथ घुमाया और माइनिंग पिकज जोर से को पत्थर पर पटक दिया। तेज झटका लकड़ी के डिस्क से होकर गुजरा, जिससे उसके हाथ सुन्न हो गए और लगभग फट गए। पसीने और चूने के पाउडर से उसकी आंखों में चुभन हुई, जिससे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन उसने उन्हें पहुंचने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ एक बेरहम मशीन की तरह ब्लेड को मशीन की तरह घुमा सकता था। वह जानता था कि वह तलवार की आवाज वाली इस भूतिया जगह पर बिल्कुल नहीं रुक सकता। रुकने का मतलब था कोड़े खाना, भूखा रहना या अपनी जान भी गंवाना। अब भी ये चेंज हो का दिमाग थोड़ा तेज था। 3 दिन पहले वो एक मजदूर वर्ग का आदमी था जो पूरी रात जागकर ओवरटाइम करता था। पलक झपकते ही वह खेती की इस बेरहम दुनिया में आ गया। वह कोई बेमिसाल जीनियस नहीं बना और कोई बूढ़ा आदमी उसका सिर लेने नहीं आया। वह सीधे तियानजुआन संप्रदाय का सबसे निचले दर्जे का सदस्य बन गया। यहाँ मामूली अयस्क मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, कोई रुतबा नहीं था। किसानों की नज़र में वे पंथों के कुत्तों से भी कम थे, बस खर्च करने लायक चीजें। उनका रोज का काम था किसी भी समय अपनी खदानों में लौटना, दिन रात कुछ खाना खोदना। अगर वे अपना माइनिंग कोटा पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें पीटा जाता और सजा दी जाती या राक्षसों को खिलाने के लिए पीछे के पहाड़ों में फेंक दिया जाता। थोड़ी ही दूर पर एक बम फटा, जिसके बाद सुअरों को मारने की आवाज आई। फोरमैन झाओ तिएशान चावल के भूसे के साथ एक काले चमड़े की चोटी लिए हुए गालियां देते हुए आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। हालांकि वह हथियार बनाने के सिर्फ तीसरे लेवल पर था, लेकिन वह आम मजदूरों के सामने एक जीता जागता यम था। उसके बगल में एक पतला मजदूर और बर्दाश्त नहीं कर सका और सांस लेने के लिए चट्टान की दीवार से टिक गया। ठीक उसी समय झाओ तिएशान को गोली लगने वाली थी। बिना कुछ कहे एक कोड़ा चला, जिससे मजदूर के पतले लिनन के कपड़े फट गए। उसकी पीठ पर एक गहरा दिखने वाला घाव बन गया और वह बेकाबू होकर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा, बहुत ज्यादा दर्द को नजरअंदाज करते हुए। कमजोर मजदूर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, माइन शाफ्ट को पकड़ा और हाँफते हुए, रोते हुए और रहम की भीख मांगते हुए वादा किया कि वह तुरंत खुदाई शुरू कर देगा और फिर कभी ढिलाई नहीं बरतेगा। आसपास के मजदूरों ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की और जो लोग उसके लिए मिन्नतें करना चाहते थे उन्होंने जल्दी से अपनी बातें दबा लीं। हर कोई पूरी ताकत से अपने काम में लग गया। ये चेंगझों ने अपनी आंख के कोने से उसे देखा। उसका दिल तुरंत जोर से धड़कने लगा। फिर उसने तुरंत दूसरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी सांसें स्थिर थी, जैसे कोई भावहीन माइनिंग मशीन हो। खेती की इस भ्रामक दुनिया में बिना ताकत के अलग दिखना बस बेवकूफ़ी है। उसके जिंदा रहने का एकमात्र नियम था अपना सिर नीचे रखना, मजबूत रहना और कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करना। झाओ तिएशान अपना चाबुक लिए हुए ये चेंगझोउ के पास से गुजरा, अपने पैरों के नीचे टूटे हुए एस्क पर नजर डाली और ये चेंगझोउ की लगातार हरकतों को देखकर खुशी से हंसा। वह अगले माइनिंग एरिया की ओर तब तक अकड़कर चला जब तक उसके कदमों की आहट दूर तक नहीं पहुंच गई। तभी ये चेंगझोउ की तनी हुई पीठ आखिरकार ढीली पड़ी। एक सांस लेते हुए ये चेंगझोउ ने चुपचाप अपने मन में एक लाइन दोहराई और एक सेमी ट्रांसपेरेंट हल्की नीली लाइट वाली स्क्रीन, जो सिर्फ उसे दिख रही थी, तुरंत सामने आ गई। उसके ट्रांसमाइग्रेशन के बाद से यही उसका एकमात्र तुरुप का पत्ता था। एट्रीब्यूट एब्जॉर्प्शन पैनल।
पैनल बहुत ही बेसिक था, जिसमें कोई वॉइस प्रॉम्प्ट या डायलॉग नहीं था। बस कुछ अकेली लाइनें दिख रही थीं। होस्ट, ये चेंगझोउ, कल्टीवेशन, मॉर्टल, यूजेबल, एट्रीब्यूट पॉइंट्स। इसके काम आसान और कच्चे थे। जब तक वो किसी बेजान चीज या बर्तन को छूता, वह उसके एट्रीब्यूट्स निकाल सकता था और उन्हें अपने अंदर पूरी तरह से मिला सकता था। जब ये चेंगझोउ को पहली बार इस धोखे का पता चला, तो वह इतना खुश हुआ कि लगभग जोर से चिल्ला पड़ा। वह चाहता था कि वह तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट को छू सके, स्पिरिट स्टोन से स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल सके और वहीं उड़ जाए। लेकिन उसने जबरदस्ती असली मालिक की यादों को दबा दिया। स्पिरिट स्टोन पर तियानक स्वान सेक्ट का कंट्रोल बहुत सख्त था। हर पत्थर को 3 टेस्ट से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वह स्पिरिट स्टोन को छूता, वो बेकार पत्थर बन जाता। झाओ तेशान जरूर मौके पर उसकी बुराई करता। सिर्फ कुत्ता या सुअर ही जीत सकता है। पिछले 3 दिनों से उसने लालच को रोका था और एक मजदूर के तौर पर कड़ी मेहनत की थी, ताकि एक बिल्कुल सुरक्षित एक्सट्रैक्शन टारगेट मिल सके। अचानक पूरी खदान में घंटे की आवाज गूंज उठी। मजदूरों ने राहत की सांस ली और खदान में कूद पड़े। द्वीप पर रहने वाला आदमी हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा और फिर माइनिंग एरिया में ऐश को छानने और अपना काम जमा करने के लिए एक लंबी लाइन लगा ली। ये चेंगझो भीड़ में घुल मिल गया। ऐसा ऐश ला रहा था जो मुश्किल से ही मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा करता था। तो बहुत अच्छा था और न ही सबसे नीचे, पूरी तरह से घुल मिल गया था। अपना काम सौंपने के बाद मजदूर पागलों की तरह खाना लेने के लिए किचन की तरफ भागे, लेकिन ये चेंगझू बिना हिले डुले खड़ा था। उसकी नज़र छानने की जगह के कोने में बने बड़े कचरे के गड्ढे पर टिकी थी। गड्ढे में छना हुआ स्क्रैप आयरन और ऊंचा ऊंचा ढेर लगा था, जो सख्त था और उसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। यहाँ तक कि आम लोहार भी उसे नफरत करते थे। पंथ की नज़र में यह एकदम कचरा था। हर रात कोई इसे पीछे पहाड़ी किले में धकेल देता था। किसी को परवाह नहीं थी कि कचरे का ढेर कहाँ जाता है। ये चेंगझू ने एक गहरी सांस ली, एक बड़ी झाड़ू उठाई और तेजी से 2 मीटर ऊंचे कचरे के गड्ढे की ओर बढ़ा, लोहे के स्लैग के पास सफाई करने का नाटक करते हुए। और आसपास कोई नहीं होने पर, जो फॉरमैन उसे रजिस्टर कर रहा था, वो बहुत पहले चाय के लिए अंदर चला गया था। ये चेंगझो ने अपनी झाड़ू नीचे फेंकी और अपना दाहिना हाथ इंसान के सिर के साइज के एक खुरदुरे काले लोहे के स्लैग पर जोर से दबाया। वो मन ही मन दहाड़ा, जिससे एक्सट्रैक्शन पैनल एक्टिवेट हो गया। एक हल्की नीली लाइट वाली स्क्रीन तुरंत पॉप अप हुई, जिसने हार्डनेस वाले बेकार लोहे के स्लैग का पता लगाया। बिना किसी हिचकिचाहट के ये चेंग झो ने तुरंत एक्सट्रैक्शन कंफर्म किया। अचानक एक तेज सक्शन फोर्स उसकी हथेली से गुजरा। हार्ड लोहे के स्लैग ने तुरंत अपना हल्का रेसिस्टेंस खो दिया, जो उसके हाथ में तना हुआ था, और भूरे सफेद पाउडर के एक पूल में बदल गया, जो तेजी से जमीन पर बह गया। पैनल ने सफल एक्सट्रैक्शन का संकेत दिया। हार्डनेस 1 बढ़ गई। ये चेंगझो के सिर में एक्साइटमेंट से खून दौड़ गया और उसने दोनों हाथ सीधे लोहे के स्लैग के ढेर में डाल दिए। पैनल का नोटिफिकेशन स्क्रीन के पागल होने की आवाज बहरा कर देने वाली थी। उसके सामने पड़ा स्लैग अगरबत्ती जलाने के आधे से भी कम समय में राख में बदल गया। स्लैग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से पाउडर में एब्जॉर्ब हो गया। उसका एब्जॉर्प्शन एट्रीब्यूट 100 पॉइंट्स तक बढ़ गया। वह जल्दी से रुक गया। अगर वो एब्जॉर्ब करता रहा तो कचरे का ढेर गिर जाएगा और वह किसी को समझा नहीं पाएगा। उसने पाउडर और मिट्टी को अपने पैरों से रौंद दिया, जिससे सारे निशान पूरी तरह मिट गए। ये चेंगझोउ ने मन ही मन फ्यूजन का जाप किया और अपने पूरे शरीर में 100 पॉइंट्स हार्डनेस एट्रीब्यूट मेटल को मिला दिया। उसके दिल से एक ठंडी, हड्डी चुभने वाली फीलिंग फूटी और तुरंत उसके खून के साथ उसके पूरे शरीर में बह गई। उसकी स्किन को ऐसा लगा जैसे उसे अनगिनत बर्फ की सुइयों से छेदा जा रहा हो। दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत टाइट हो गई थी। उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू में हाई डेंसिटी पिघला हुआ मेटल इंजेक्ट किया गया हो और उसे मसल फाइबर के साथ जबरदस्ती मिलाया गया हो। 1 दर्जन सांसों के बाद अजीब सी फीलिंग पूरी तरह से कम हो गई। ये चेंगझो ने अपनी बाह को चुटकी काटी। टेक्सचर पूरी तरह बदल गया था, जो स्किन कभी आम थी।
अब 100 साल पुराने गाय के चमड़े जितनी सख्त हो गई थी। उसने अपनी उंगलियों से उसे जोर से दबाया, लेकिन उस पर कोई सफेद निशान भी नहीं पड़ा। उसने पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से पर सख्त कर दिया। नुकीला पत्थर उसकी स्किन पर ऐसे फिसला जैसे लोहे की प्लेट पर फिसल रहा हो, और बस एक बहुत हल्का सफेद निशान रह गया। उसने उसे अपने अंगूठे से हल्के से रगड़ा और वह पूरी तरह से गायब हो गया। ये चेंगझो की सांस अटक गई। उसके फेफड़ों में 100 पॉइंट्स तक का सबसे कम एट्रीब्यूट उसे चाकू और भालों से बचा सकता था। अगर उसने और एट्रीब्यूट जमा किया तो झाओ तिएशान का कोड़ा शायद उसे वहीं तोड़ देगा। उसने अपना एक्साइटमेंट दबाया, सीन साफ किया, अपने कपड़ों से धूल पोंछी और जल्दी से चला गया। जैसे ही वो किचन की ओर बढ़ा, इस ठोस प्रॉपर्टी को सेफ्टिशी नेट की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे आखिरकार इस कल्टीवेशन की दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिक्योरिटी का एहसास हुआ। अगली सुबह 4 कानों वाले घंटे की आवाज फिर से बजी, जिससे सभी मजदूर एक बार फिर खदान में आ गए। डिंकलास खदान के चौथे माइनिंग एरिया का माहौल और भी बुरा था। चट्टान की दीवारों से लगातार पानी रिस रहा था और जमीन कीचड़ से ढकी हुई थी। ये चेंझो ने भारी सोने और लोहे के एस्क की छड़ उठाई और उसे अपने सामने रखी विशाल चट्टान की मूर्ति पर जोर से पटक दिया। जैसे ही आवाज गूंजी, उसकी आंखें चमक उठीं। कल झटके से उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा था और गर्दन में धड़कन हो रही थी, लेकिन आज शॉकवेव उसके हाथों ने पूरी तरह से सोख ली थी। जैसे किसी अदृश्य कवच ने उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसकी बाहों में तनाव ने उसे असल में और मजबूत बना दिया था। एस्क की छड़ को घुमाते समय उसकी छवियां बनी, जिससे उसकी माइनिंग की क्षमता दोगुनी हो गई। उसने शाम के काम के लिए अपनी एनर्जी बचाने के लिए अपना काम जल्दी खत्म करने का प्लान बनाया। जब वह आधी दबी चट्टान को खोदने पर ध्यान दे रहा था, तो अचानक ऊपर से एक हल्की चटकने की आवाज आई। उसके बगल में खड़ा बूढ़ा सहायक डर के मारे चीखा और उसे बुला रहा था। ये चेंगझोउ ने तेजी से ऊपर देखा और देखा कि कई 100 पाउंड वजन का एक शहद का पत्ता पूरी तरह से टूटा हुआ सीटी की आवाज के साथ सीधे उसके सिर की ओर आ रहा है। जगह बहुत छोटी थी और जमीन कीचड़ से भरी थी, जिससे बचने की कोई जगह नहीं थी। सही समय पर ये चेंगझोउ ने सहज रूप से अपना सोने और लौह अयस्क का सिर उठाया और सैकड़ों पाउंड के पत्ते को रोकने के लिए इसे अपने सामने रखा। यह मोटे लोहे के डिस्क से जोर से टकराया। भयानक प्रभाव तुरंत फट गया और सोने और लोहे से बना लौह डिस्क बल से मुड़ गया और टूट गया। तेज भारी लोहा बल के तहत हवा में हिंसक रूप से उछला। बल सीधे ये चेंगझोउ के हाथ के पीछे वापस आ गया। दूरी बहुत कम थी, गति बहुत तेज थी। इसके बजाय उससे एक तेज गूंजती हुई आवाज आई। खदान की शाफ्ट में धूल भर गई। पास में एक बूढ़ा आदमी कीचड़ में भारी होकर बैठ गया और ज्यादा देर तक होश में नहीं आ सका। उड़ती हुई चूने की धूल को ढककर ये चेंगझोउ ने जल्दी से अपना हाथ वापस अपनी आस्तीन में डाल लिया। उसने अपनी कलाई हिलाई। गंभीर रूप से घायल होने की बात तो दूर, उसे खरोंच तक नहीं आई थी। वार ऐसा लगा जैसे किसी ने छड़ी से हल्का सा थपपाया हो। वह मन ही मन इस खूबी की ताकत पर हैरान था, लेकिन बाहर से तुरंत ही उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, क्योंकि वह 2 कदम पीछे हट गया और जानबूझकर अयस्क के टूटे हुए टुकड़े को कोठरी में फेंक दिया। बूढ़े कारीगर ने हकलाते हुए कहा कि वो बहुत किस्मत वाला है। अगर उस वार से उसकी मौत हो जाती तो उसका हाथ मांस बन जाता। ये चेंगझोउ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वहाँ किस्मत वाला है कि उसे बस थोड़ी सी खरोंच आई। उसने यूं ही मुट्ठी भर राख उठाई और उसे अपने खौहात के पिछले हिस्से पर लगा लिया, घाव पर पट्टी बांधने का नाटक करते हुए। उसने इस तरह आसानी से सबको बेवकूफ बना दिया। कई दिन तेजी से बीत गए और जल्द ही महीने के आखिर के असेसमेंट का दिन आ गया। आंगन के बीच में खुदते जगह में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े कल लकड़ी के बक्से रखे थे। फॉरमैन झाओ तिएशान एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथों में 2 जेड पत्थर थे। उसके पास कई खूंखार दिखने वाले लॉ एनफोर्समेंट के चेले खड़े थे। फॉरमैन जोर से चिल्लाया, अच्छी किस्मत इंतजार कर रही है, और फिर कामयाबी के साथ आगे बढ़ा। 80 कैटी लोग्रेड और कोट्टे से ज्यादा था, जिसके लिए उसे आधा जाइंट युआन पिल का इनाम मिला। भीड़ में से एक साथ जलन की आवाज आई।
कियान यूफू, जिसका चेहरा लाल था, आगे बढ़ा और आधी पिल ले ली। ये चेंगझो ने यह साफ देखा। जैसे ही कियान यूफू स्टेज से उतरा, उसके आसपास के कई बूढ़े नौकरों की नजरें भेड़ियों की तरह उसकी जेब में रखी पिल पर टिक गईं। ये चेंगझो अच्छी तरह जानता था कि इस कुत्ते बिल्ली की दुनिया में अपना पेट दिखाना सुसाइड करने जैसा था। जल्द ही फोरमैन ने ये चेंगझो का नाम पुकारा। वह अपना माइनिंग पोल लेकर सिर झुकाकर बॉक्स की तरफ गया और सारा एस्क अंदर डाल दिया। वजन करने वाले चेले ने तराजू पर नजर डाली और बिना किसी भाव के कहा, 50 कैटी घटिया एस्क, मुश्किल से पास हो रहा है। बस कम से कम घटिया एस्क का राशन है। झाओ तिएशान ने पलक तक नहीं उठाई। इस तरह का बेकार हैंडीमैन मुश्किल से पास हो रहा है और न तो शानदार है और न ही गलतियां करने वाला। उसे श्राप भी नहीं दिया जा सकता। ये चेंगझो ने आदर से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का छोटा सिकुड़ा हुआ बैग स्वीकार किया। फिर भीड़ के सबसे छिपे हुए कोने में चला गया। कई हैंडीमैन जो उसे देख रहे थे, उसकी जेब में जड़ी बूटियों की इतनी कम मात्रा देखकर तुरंत नफरत से दूसरी तरफ देखने लगे। ये चेंगझो ने मन ही मन ताना मारा। वह ठीक यही असर चाहता था, पूरी तरह से गायब हो जाना। पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं था कि वह और अयस्क नहीं निकाल सकता था। उसने जानबूझकर ज्यादा अयस्क को तोड़कर कचरे के गड्ढे में फेंक दिया था। अगर वो पहले ही मर चुका था तो आधी घटिया गैदरिंग युआन पिल का क्या इस्तेमाल था। आधी रात में हुई यीफेंग के हॉस्टल में खर्राटों की तेज आवाज के बीच ये चेंगझो ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक काली बिल्ली की तरह वह बिस्तर से दबे पांव उतरा और चुपचाप दीवार के सहारे आंगन से बाहर निकल गया। वह आम आयरन और माइन के गड्ढे में नहीं गया। उसने कई दिन पहले ही उस जगह का पता लगा लिया था। कोई पीक के पीछे एक छिपे हुए रास्ते से चलते हुए वो उस खाई में पहुंचा जहां डैनक्सिया पीक पर कचरा फेंका जाता था। यहाँ काले जले हुए कीमिया के बचे हुए टुकड़ों के ढेर से तेज तीखी गंध आ रही थी। ये कीमिया और फेफड़ों को ठीक करने की तकनीकों के बचे हुए टुकड़े थे, जो तेज आग के जहर और गंदगी से भरे हुए थे। जो कोई भी इस बचे हुए टुकड़े से खेती करने की हिम्मत करता, वह अगले दिन मर जाता। उसकी मेरिडियन और हड्डियां टूट जाती। लेकिन ये चेंगझो के लिए यह एक बिना सुरक्षा वाली सोने की खदान थी। वह बेकार की दवा के बचे हुए हिस्से के बीच बैठ गया। उसने स्लैग के ढेर के सामने अपने हाथ रगड़े, फिर दोनों हाथ सीधे गर्म जले हुए दवा के बचे हुए हिस्से में डाल दिए। उसने मन ही मन पैनल को एक्सट्रैक्शन एक्टिवेट करने का कमांड दिया। एक हल्की नीली लाइट तुरंत चमकी, जिससे पता चला कि बेकार की गोली के बचे हुए हिस्से को आग के जहर और थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी से निकाला जा सकता है। ये चेंगझो की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये चीट कोड सच में अपने आप गंदगी हटा सकता है। उसने तुरंत सिर्फ थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी निकालने का ऑर्डर दिया। पैनल का नोटिफिकेशन साउंड तेजी से उछला। बेकार की गोली के बचे हुए हिस्से ने अपना आखिरी फोटोन पूरी तरह खो दिया और बिना गंध वाले ग्रे रंग के अफरा तफरी के पूल में बदल गया। बहुत शुद्ध, बिना गंदगी वाली स्पिरिचुअल एनर्जी के गुच्छे उसकी बाहों से होते हुए उसके अंगों और मेरिडियन में उमड़ पड़े, जैसे किसी शराबी को मीठी बारिश मिल रही हो। उसके मेरिडियन, जो पहले से ही शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी से कमजोर थे, तेजी से फैलने की ताकत बढ़ गई, जिसके लिए किसी हमले या बचाव की जरूरत नहीं थी। किसी जानबूझकर गाइडेंस की भी जरूरत नहीं थी। पैनल से निकाली गई स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे और जबरदस्ती डाली गई, जो अपने आप सबसे बेसिक कल्टीवेशन फाउंडेशन में बदल गई। उसकी हड्डियों से हल्की आवाज निकली और उसके डेंटियन का खाली निचला हिस्सा तेजी से मुट्ठी के आकार के ऑरा में बदल गया, जो तेजी से घूमने लगा। सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने के बाद ये चेंगझो की साधना चुपचाप की रिफाइनिंग के दूसरे लेवल तक पहुंच गई। हालांकि उसने तुरंत पैनल का इस्तेमाल करके अपने ऊपरी ऑरा को लॉक कर दिया। अगली सुबह आंखें खोलते ही ये चेंगझो ने सबसे पहले पैनल को ऊपर उठाया और अपने खुले ऑरा को खी रिफाइनिंग के पहले लेवल तक मजबूती से दबा दिया। ज्यादा सुरक्षित रहने के लिए उसने जानबूझकर अपने ऑरा को थोड़ा अस्थिर कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जैसा दिखने लगा। कुपोषित, अचानक कौन मरने वाला है? उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया, हवादार टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला और नौकरों के क्वार्टर में पहले से ही हंगामा मच गया था। कई नौकर
जिन्होंने कल ही अपनी महीने भर की सर्विस शुरू की थी, एक साथ जमा हो गए थे। कियान यूफू भीड़ के बीच में खड़ा था और अचानक दहाड़ा उसकी हथेली से नारंगी पीली आग का एक गोला निकला जो मुश्किल से मुट्ठी के बराबर था। उसने गर्व से बताया कि यह एक फायरबॉल स्पेल है जिसे उसने कल बाहरी गेट पर जाते समय इस्तेमाल किया था। आसपास के नौकरों ने तुरंत उसकी तारीफ की और कहा कि उसने जादू में भी महारत हासिल कर ली है और अगले महीने के असेसमेंट में जरूर उसका नाम आएगा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आग 2 बार हल्के से टिमटिमाई और फिर बुझ गई। ये चेंगझोउ एक फटी हुई बाल्टी लिए हुए बिना उसकी तरफ देखे बगल से झांका। उसने उसे एक भी बाल्टी नहीं दी। उसकी नज़र में फ्लेम बुलेट ट्री वाटर ब्लेड टेक्निक जैसी चमकदार चीजें पक्के मौत का जाल थीं। अगर आधी रात को उसका सामना किसी दुश्मन या लुटेरे से होता तो वह वहीं खड़ा होकर सदियों तक मंत्र पढ़ता रहता और अचानक उसके हाथ में एक तेज आग दिखाई देती। यह ऐसा था जैसे कोई ताओवादी पुजारी अपने माथे पर एक निशान चिपकाकर चिल्ला रहा हो, आओ और मुझे काट डालो। जब वह लड़ता था तो उसमें एक चमक भी होती थी, जैसे उसे डर हो कि दूसरे उसकी जगह का पता नहीं लगा पाएंगे। खेती की दुनिया में यह एक कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया थी। कु यीफेंग के जंगली कुत्तों से भी ज्यादा लोग हर दिन गायब हो जाते थे। ये चेंगझो ने बहुत पहले ही अपनी हड्डियों पर कुत्ते का चाकू बना लिया था। उसने किसी भी चमकदार चीज को छूने से साफ मना कर दिया था। वह जितना ज्यादा छिपा हुआ और पारदर्शी होगा, उतना ही ज्यादा समय तक जिएगा। पानी की बाल्टी नीचे रखने के बाद ये चेंगझोउ को यीफेंग की सबसे दूर खाली किताबों की दुकान की ओर टहलता हुआ गया। यह टूटी फूटी जगह आमतौर पर सुनसान रहती थी। शाही हुक्म और फटी पुरानी किताबें धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। गेट की रखवाली करने वाला बूढ़ा आदमी अपनी रॉकिंग चेयर पर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, एक ऑक्टोपस को पाल रहा था। ये चेंगझो खुद अंदर गया और टेबल के कोनों के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कबाड़ के ढेर में काफी देर तक ढूंढता रहा। फिर आखिर में एक लगभग गिरने वाली किताब निकाली। उसने किताब से धूल की मोटी परत झाड़ी और कवर पर 4 बड़े टेढ़े मेढ़े लिखे अक्षर थे, शैलो नॉलेज। यह किताब फिजिकल मैजिक इस्तेमाल करने वाले आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए थी। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना भी नहीं सिखाया गया था। इसमें सिर्फ तलवार चलाना और काटना सिखाया गया था। बेसिक पावर। ग्रुप के सबसे बेकार नौकर भी इसे इंची नज़र से देखते थे, यह सोचकर कि इसकी प्रैक्टिस करना साधना के सार की बर्बादी होगी। लेकिन ये चेन और झो याओ के पास ठीक यही किताब थी। किताब में लाइट और शैडो जैसे स्पेशल इफेक्ट्स भी थे और यूजर को हमला करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं थी। पूरी तरह से शांति और छिपाव को ज्यादा से ज्यादा किया गया था। उसने फटी हुई किताब ली, दरवाजे तक गया और धीरे से टेबल पर दस्तक दी। दरवाजे पर खड़े बूढ़े आदमी ने अपनी पलकें रगड़ी और जाग गया। उसने ये चेंगझो के हाथ में किताब को नफरत से देखा और पूछा कि वह इस कबाड़ का क्या कर रहा है। उसने कहा कि यह चीज कोई थर्ड रेट मार्शल आर्ट टेक्निक भी नहीं है। जिंदगी भर इसकी प्रैक्टिस करने से वह ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में लोहार बन जाएगा। ये चेंगझो ने शर्म से सिर खुजलाया और कहा कि वह बस सोच रहा था कि वह रोज काम कर के बहुत थक गया है, इसलिए वह किताब में दिए गए मूवमेंट्स का इस्तेमाल एक्सरसाइज करने और अपनी हेल्थ सुधारने के लिए कर रहा है। बूढ़े आदमी ने बेसब्री से हाथ हिलाकर उसे किताब ले जाने को कहा। वह पलटा और अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गया। उसने तलवार की बेसिक मैनुअल अपने कपड़ों में ठूंस ली और सीधे को फेंगी माउंटेन के पीछे लकड़ी के शेड की ओर चल दिया। आज का काम 500 कैटी काला लोहा भरना था। यह लकड़ी पिग आयरन जितनी सख्त थी। एक दिन कुल्हाड़ी से पीटने पर भी हथेली फट सकती थी। फिर भी ये चेंगझो बेफिक्र रहा। पहले दिन उसने जो हार्डनेस एट्रीब्यूट निकाला था वह बहुत पहले ही उसकी स्किन पर सूख चुका था। उसने लकड़ी के ढेर से एक फटी हुई कुल्हाड़ी उठाई जिसका ब्लेड घिसा हुआ और कमजोर था। उसने एक गहरी सांस ली और पागलों की तरह बेसिक तलवार स्टाइल का पहला मूव दोहराया, चॉप। बिना किसी अजीब हरकत के उसके पैर थोड़े मुड़े। उसकी कमर ने अचानक जोर लगाया। पावर उसके कंधे से उसकी बाह में बहकर आखिर में उसके हाथ में टूटी हुई कुल्हाड़ी में मिल गई, एक तीखी आवाज के साथ।
जंग लगी, कुल्हाड़ी ने काले लोहे की लकड़ी के दाने पर ठीक से वार किया। हार्ड लकड़ी दो हिस्सों में फट गई। जो टूटा हुआ था वह साफ और तेज था। जैसे ही लकड़ी टूटी, कंट्रोल पैनल चमक उठा। बेसिक स्वॉर्ड स्किल प्रोफिशिएंसी वंग के फैसले ने तुरंत ये चेंगझो की आंखें चौड़ी कर दी। उसने सही अंदाजा लगाया। इस चीट के लिए उसे असल में तलवार से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी। जब तक पावर जनरेशन टेक्निक और मूवमेंट का ट्रैजेक्टरी तलवार के मूव्स के कोर्स से मैच करता था, तब तक उसका रोज का काम तलवार स्किल प्रोफिशिएंसी में बदल सकता था। वह तुरंत एक वर्कहॉलिक बन गया, जबरदस्त एनर्जी के साथ काम कर रहा था। वह अब सिर्फ बिना सोचे समझे लकड़ी नहीं काट रहा था। कुल्हाड़ी के हर वार में उसे अपनी सांस लेने का एंगल और फोर्स एडजस्ट करना पड़ रहा था। हर वार एकदम सही था, न ज्यादा और न ही कम फोर्स का इस्तेमाल हो रहा था। एक सुबह में 300 से ज्यादा सटीक वार करने से काटने की उसकी समझ में काफी सुधार हुआ। एक आम इंसान के हाथ कुछ सौ वार के बाद ही उबल पड़ते। ये चेंगझो के पास उसके शरीर की रक्षा करने वाली मजबूत खूबी ने न सिर्फ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी मसल्स भी इस तरह के बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के लिए तेजी से एडजस्ट हो गई। दोपहर में क्यान यूफू लकड़ी के शेड के पास से गुजरा और उसने ये चेंगझो को पसीने से लथपथ देखा। वह तुरंत जोर से हंस पड़ा और बोला कि चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से जलाने की लकड़ी क्यों न काट ले, वह अपनी जगह पर उड़ नहीं सकता। उसे स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने में ज्यादा समय बिताना चाहिए। ये चेंगझो रुका, अपना पसीना पोंछा और ईमानदारी से जवाब दिया कि वह बहुत टैलेंटेड है और महीने के आखिर के असेसमेंट में अपना खाना कटने से बचने के लिए उसे और जलाने की लकड़ी काटनी चाहिए। कियान यूफू ने उसे गाली दी और कहा, यह मिट्टी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो दीवार पर तैर नहीं सकता। आंखें घुमाई और मुड़कर चला गया। ये चेंगझो को कोई परवाह नहीं थी। वह मुड़ा, अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और काटना जारी रखा। काम की मेज पर कुशलता का लेवल लगातार एक लेवल बढ़ता गया। दोपहर में ये चेंगझो समय पर खाली खदान के दरवाजे पर एक भारी बोझ लेकर पहुंचा। कच्चे आइस के केक को ध्यान से देखते हुए ये चेंगझो का दिमाग तुरंत उसकी शुरुआती समझ के दूसरे रूप पर चला गया। आइस के केक को दोनों हाथों से कसकर पकड़ना, उसके पैर जमीन पर पटकना, उसका पूरा शरीर पूरी तरह से खींचे हुए धनुष की तरह। अचानक आइस को छोड़ देना। आइस के केक का सिरा धुंधला हो गया, चट्टान में जोर से धंस गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। उसकी कुशलता बढ़ गई, जिससे एक और स्किल जुड़ गई, जिसके बाद हीलिंग, स्वीपिंग और स्लैशिंग हुई। ये चेंगझो ने माइनिंग की हर हरकत को तलवार की टेक्निक में तोड़ दिया। अंधेरी खदान में वह लगातार अपना ओर निकालता रहा, एक के बाद एक स्ट्रोक। दूसरे लोग जो जोर शोर से माइनिंग करते थे, वह बहुत ध्यान से माइनिंग करता था। ध्यान खींचने से बचने के लिए उसने जानबूझकर अपना ओर निकालने का काम धीमा कर दिया। हर स्ट्रोक ठीक उसी ओर से निकल रहा था जो फटा नहीं था। दिन के आखिर में उसका ओर का आउटपुट मुश्किल से कम जरूरत को पूरा करता था। उसने उसे नजरअंदाज करते हुए देखा और मक्खी की तरह भगा दिया। दिन बीतते गए, 1 महीना, 2 महीने, आधा साल। बिटर फैशन स्टाइल में लोग आते जाते रहे। कियान यूफू, जो ग्रे स्मोक बम टेक्निक का इस्तेमाल करता था, उसे एक सस्ते स्नैक के लिए लड़ने पर आधी रात को पीटा गया। उसके सिर में चोट लगी और उसे डोंगरेन से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया गया। लेकिन ये चेंगझो ने लकड़ी काटने और माइनिंग का अपना रोज काम जारी रखा। वह और भी ज्यादा गायब हो गया। उसकी मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। कभी कभी अगर कोई उसके बगल से गुजरता और वह आवाज नहीं निकालता, तो कोई भी वहां खड़े जिंदा इंसान को महसूस भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसने अपनी सांस और हरकतों को बहुत ज्यादा दबा रखा था। लेकिन उसके पैनल पर सीधा स्क्रॉल खतरनाक स्पीड से बेतहाशा उछल रहा था। तलवारबाजी की उसकी समझ हैरानी की बात है। हाथ में सिर्फ एक चॉपस्टिक होने पर भी उसकी टेक्निक अब तलवारबाजी की भावना को पूरी तरह से दिखाती है। तेज, सटीक और बेरहम, जिसमें एक भी फालतू हरकत नहीं होती। 6 महीने बाद एक रात देर से एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी में बिना लाइट के ये चेंग झो पतले बिस्तर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वो लोहे की कबाड़ तलवार थी जो उसने दिन में खदान से निकाली थी। ब्लेड के साथ या 8 टुकड़े गायब थे
और आधी मूठ सड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें रुके हुए पानी जैसी थीं। धीरे धीरे उसने जंग लगी लोहे की तलवार उठाई और धीरे से हवा में घुमाया। हवा की कोई आवाज नहीं थी, कोई फुसफुसाहट की आवाज नहीं थी। तलवार का वार अजीब तरह से शांत था, जैसे से हवा भी हिलकर सपाट हो गई हो। आम सी दिखने वाली तलवार पैनल को चीरती हुई निकल गई, जिससे अचानक एक तेज लाल रोशनी निकली। अक्षर बुरी तरह बिगड़ गए। बेतहाशा उछलती ऊपरी समझ 10,000वीं बार टूट गई, जिससे एक खास शब्द बना, बहुत तेज। 5वां दिन राशन बांटने का तय दिन था। स्टीवर्ड के आंगन के बाहर एक लंबी लाइन लग गई। काम करने वालों के लिए महीने में 2 कैटी घटिया स्नैक्स न सिर्फ गुजारे के लिए थे, बल्कि अपनी खेती को बेहतर बनाने की उस हल्की सी उम्मीद के लिए भी थे। ये चेंगझोउ लाइन में सबसे पीछे घुस गया। उसके हाथ आस्तीन में छिपे थे। वह एक नींद में सोए हुए लकड़ी के टुकड़े जैसा लग रहा था। स्टीवर्ट झाओ तिएशान अपनी कुर्सी पर धंसा हुआ था। उसके हाथ में स्नैक्स के टुकड़े थे। झो दाजुआंग अपना राशन लेने के लिए आगे बढ़ा। बैग फेंका और तुरंत घबरा गया। एक कैटी भी नहीं। क्या महीने में 2 कैटी नहीं होने चाहिए? झो दाजुआंग का पेट जमीन पर फूल गया और उसके हाथ में रखे चावल हर जगह बिखर गए। झाओ तिएजू आगे बढ़ा, बिखरे हुए चावल पर पैर रखे और उसे पीसते हुए बोला, मेरे शब्द, यह नियम है कि पिछले महीने का आउटपुट टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए ऊपर वालों ने मेरा प्रॉफिट काट लिया। अगर मैं तुम जैसे निकम्मों से इसकी भरपाई नहीं करता, तो क्या मुझे अपनी जेब से पैसे देने होंगे? आधा पाउंड चावल ले लो या रहने दो। अगर नहीं चाहिए तो निकल जाओ। नौकरों के पूरे ग्रुप ने एक आवाज भी निकालने की हिम्मत नहीं की। झाओ तिएशान, जो अब क्यूई रिफाइनिंग के चौथे लेवल पर था, उसने कुछ नौकरों को घायल कर दिया था और पहाड़ के पीछे की ओर चला गया था। लेकिन किसी ने उसे देखने की जहमत तक नहीं उठाई। ये चेंगझो तेजी से आगे भागा। उसके चेहरे पर तुरंत एक बहुत ही प्यारी, खुश करने वाली मुस्कान आ गई। झाओ तिएशान ने अचानक अपने सब ऑर्डिनेट को रोकने के लिए हाथ उठाया, जो अनजान बनने का नाटक करने वाला था, और ठंडी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि ये चेंगझो आजकल काफी चालाक हो गया है। हर बार जब वह डिलीवर करता है तो वह सिर्फ टेस्ट पास कर पाता है। जब पूछा जाता है तो वह हमेशा जानबूझकर कुछ छिपा लेता है। यह तो सरासर डकैती है। पास खड़े कई नौकरों ने हमदर्दी भरी नजरों से देखा। ये चेंगझो ने चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा। स्टीवर्ड भी अपनी काया से जानता था कि कुत्ते खोदने वाले लीडर ने अपनी जान जोखिम में डाली है। बेचारा आधा पाउंड चावल लेने के बजाय उसने पिछले महीने बचाकर रखा हुआ आधा पाउंड स्पिरिट राइस कपड़े का थैला निकाला और आदर से झाओ तिएशान के हाथों में देते हुए कहा, स्टीवर्ड, आप अपने कामों में बहुत बिजी हैं। इस महीने मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। ये चावल लेकर दलिया बना लो ताकि तुम्हारा पेट भर सके। झाओ तिएशान हैरान रह गया। उसने चावल का थैला फेंका और जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है, ये चेंगझू में माँ बाप का प्यार है। काम पर वापस जाओ। हाँ हाँ हाँ। ये चेंगझू ने हाथ जोड़े मुड़ा और मैनेजर के आंगन से बाहर चला गया। ये चेंगझू, क्या तुम पागल हो? पिछले महीने तुमने जो चावल बचाए थे वे सब खत्म हो गए। तुम क्या खाओगे? झाओ तेशान बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था। ठीक है, मैं उससे लड़ूंगा। तुम ची साधना के पहले या दूसरे लेवल पर हो और वह चौथे लेवल पर है।